नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक्स में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज हमारे साथ करुणा टॉक्स में हैदराबाद से शिवाली मैम जुड़ी है, जो पंचगव्य पर हमें बहुत ही अच्छी बातें और नई बातें सिखाने जा रही है। नमस्कार शिवाली मैम, करुणा टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते नमस्ते काव्या। थैंक यू। शिवाली मैम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शक मित्रों को आपका विस्तृत परिचय दे दें। जी, जी, मेरा नाम मेरा नाम शिवानी है। शिवानी है। अब अब काव्या जी थोड़ा काव्या जी थोड़ा है। है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा नाम शिवाली मिगलानी है और मैं पंचगव्य में मैंने पढ़ाई की है गुरुकुल से। उससे पहले मैं एक प्रोफेसर रही थी, एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन है। मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फाइनेंस पढ़ा है 2009 में, और उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की मैंने कई साल तक। पर जब मुझे पता चला कि देसी गाय क्या है और उसका पोटेंशियल क्या है कई क्षेत्रों में, जिसको मैं एक्रोनिम करती हूँ हील, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और लाइफस्टाइल, तब से फिर मैंने हमने फैमिली ट्रस्ट बनाया, देसी काउज फॉर बेटर इंडिया, 2014 में। और तब से हम इस काम में लगे हुए हैं। तो मेन हमारा कई एक्टिविटीज़ रहती हैं, बट अभी रिसेंटली हमने 2022 में काउइज्म चैनल लॉन्च किया है, जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया, सुनील मानसिंगा जी और सबने साथ में आके इसको लॉन्च किया हैदराबाद में। तो मैं उस चैनल को संभालती हूँ। और उसके साथ-साथ एक टेम्पल पंचगव्य प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया है रिसेंटली, जिसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो इन विषयों के बारे में भी मैं आज आपसे बात करना चाहूँगी, और मैं और धन्यवाद मैं धन्यवाद दूँगी करुणा ट्रस्ट का मुझे ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, आप सबसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने जो टेम्पल पंचगव्य प्रोजेक्ट की बात की और पंचगव्य के विभिन्न बातों, दर्शक मित्रों मैंने पहले ही आपको बताया कि शिवाली मैम हमारे साथ पंचगव्य के विभिन्न बातों में शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो टेम्पल वाला प्रोजेक्ट जो आपने कहा, उसका उद्देश्य क्या है? जी। जी। तो मंदिरों में हम देखते हैं कि कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, हमारे बॉलीवुड में सो कॉल्ड लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि मंदिरों में जो चढ़ावा आता है वो वेस्ट होता है। चाहे वो दूध हो शिवलिंग पे, दही वगैरह जो हम चढ़ाते हैं, तो उसके बारे में मैंने कई साल सोचा, और जब गो के बारे में, पंचगव्य के बारे में पता चला, तो पता चला कि ये दुनिया की सबसे अच्छी जैविक खाद इससे बनाई जा सकती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हम लोग चढ़ावा अपने शिवालय या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में चढ़ाते हैं अपने भगवान पे, उसका उपयोग करके हम सारी सृष्टि को बचाने के लिए पंचगव्य खाद नाम का जो हमारा एक ऑर्गेनिक इनपुट है, वो हम बना के किसानों को डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के हिसाब से वितरण करें उसका। इससे इससे 3 ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति होती है: सेव सॉइल, सेव हेल्थ एंड सेव बायोडायवर्सिटी। सेव सॉइल, चाहे एक कैंपेन अभी रिसेंटली हुआ है 2022 में, बट हम लोग इस पे 2018 से ही काम कर रहे हैं सॉइल रिजुवनेशन प्रोग्राम के अंडर, देसी काउज फॉर बेटर इंडिया ट्रस्ट में। आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं desiccow.org। उसके अंडर ये टेम्पल पंचगव्य प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, और उससे बहुत ज़्यादा मिट्टी जो हमारी खराब होती जा रही है एक्सेस केमिकल्स वगैरह डाल के, उसको आसानी से बचाया जा सकता है। दूसरा मैंने कहा हेल्थ। हेल्थ क्योंकि कहा गया है, एक बहुत अच्छी सेइंग है, इट इज ईजियर टू ट्रीट सिक सॉइल दैन ट्रीट सिक पीपल। तो मतलब हम इलाज ढूंढ रहे हैं, आज इतनी तरीके की बीमारियां आ गई हैं, हम सब कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है,
उससे बचने के लिए हमें जो मूल कारण है, रूट कॉज़ है, वो है कि हमारी मिट्टी ही अच्छी नहीं है। जब मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो हमें जो अन्न मिलेगा, जो क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं उस मिट्टी में, उसमें भी पोषक तत्वों की कमी होने के कारण हमें भी अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है सेव बायोडायवर्सिटी, जिसको हम जैव विविधता भी बोलते हैं। देखिए, हम एक इंटरडिपेंडेंट बीइंग्स हैं। हम केवल अपने बारे में हम सोचेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अगर हम बोलते हैं कि हमें जीव दया करने की आवश्यकता है, तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। क्योंकि अगर सब सृष्टि में अपना रोल कर रहे हैं, एक छोटे से छोटा मिट्टी का जीव से लेके, एक हाथी से लेके, हर एक प्राणी का एक फंक्शन भगवान ने बना के भेजा है। तो वो सारी चीज़ें पंचगव्य से यू नो बचाई जा सकती हैं। क्योंकि ये शुरुआत होती है छोटे जो सॉइल माइक्रोबियल लाइफ है उससे। अगर उसमें बायोडायवर्सिटी बची रहेगी, तो हमारी हर सृष्टि के वो बड़े से बड़े चीज़ों तक पहुँचेगी। अब देखिए ना, हाथी भी घास ही खाता है, गाय भी घास ही खाती है और घास मिट्टी में ही उगती है। हम सब मिट्टी से ही बने हैं और जो माइक्रोबियल लाइफ है उसको बचाना बहुत-बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं आपको दिखाऊँगी कि पंचगव्य कैसे उसके अंदर क्या-क्या पाया जाता है जिसकी वज़ह से वो सारी माइक्रोबियल लाइफ को एक अमृत तुल्य पोषण देती है। जी। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने शिवाली मैम। शिवाली मैम, मैं हमारे टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपने बात की उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही आपने वीडियोस हमारे साथ शेयर किए हैं, तो वो हम हमारे दर्शक मित्रों को दिखाना चाहेंगे। जी। Temple Panchagavya project is the first ever project to convert temple offerings into temple's treasure. Hinduism is often criticized to be wasteful, as devotees offer milk, curd, ghee, and other things to the Shivling. But did you know that all of it can be converted into the best manure in the world called Panchagavya? Panchagavya needs exactly these offerings and gobar and gomutra from the indigenous desi cows or bulls, which symbolically is anyways present in front of Lord Shiva. Panchagavya has been mentioned in our Vedas, Ayurveda, Puranas as the ultimate healing compound. This project also improves human health as the food grown in Panchagavya enriched soil is rich in essential nutrients. The project is also focused on conserving biodiversity in soil and plants by rehabilitating neglected and endangered Nandis in Shiva temples. Temple Panchagavya literally addresses the root of the problems of climate change and health crisis by healing the soil. Come be part of this project by initiating it in a temple near you. It is time to wake up the Nandi. I wore this beautiful cow design sari on Makar Sankranti to honor ancient Indians who knew the art of agriculture as that of harvesting the sunlight using the cow. That is why till today we make gobimalu or balls of cow dung, which is the basis of organic agriculture. But do our children even know the name of the local breed of cows, many of which are endangered? Let our festivals not become only namesake. Let us save our desi cows because they are the basis of our health, environment, agriculture and lifestyle. बता रहे थे। हाँ मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है हाँ, इस। हाँ। हाँ, हाँ जी। हाँ। नहीं, मैं बस लगा कि कोई सुन रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे इंट्रोडक्शन देते हैं। हाँ जी।
हाँ, हाँ जी मैम, आप जो हम पंचगव्य प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, उसके लिए हमने अपने हमारे साथ पीपीटी भी शेयर की है, तो आप हमारे दर्शक मित्रों को वो एक्सप्लेन करना चाहेंगी? जी, तो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, मैं हमारी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करें, ताकि हमारे दर्शक मित्र पीपीटी देख सकें और मैम आप हमारे दर्शक मित्रों को मार्गदर्शन दे सकें। धन्यवाद। हाँ जी। ना मैम, जब तक हमारी टेक्निकल स्टाफ जो है वो हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ जी मैम, आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। जी। टेम्पल पंच टेम्पल पंच अ, मंदिर के निर्मालय को मंदिर के खजाने में परिवर्तित करने की एक परियोजना है, जिससे कि मैंने कहा 3 चीज़ें हमें मिलती हैं, जो कि है मिट्टी का सुधार, मनुष्य स्वास्थ्य का सुधार और जैव विविधता में बढ़ोतरी। जी, नेक्स्ट। तो ये हमारी स्कीम हर मंदिर में लागू की जा सकती है, जहाँ पे भी अभिषेक होता है और हमने देखा है कि भगवान शिव और अन्य देवताओं पर भी अभिषेक किया जाता है दूध, दही, घी, फल, नारियल पानी इत्यादि से। ये हमारी बहुत पुरानी संस्कृति चलती चली आ रही है। जो लोग गैर विश्वासी होते हैं, जो लोग संस्कृति को कम समझते हैं, वो ये नहीं जानते कि ये हमारी धरती के लिए और हमारी भक्ति के लिए सर्वोत्तम है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग कई अपनी जो संस्कृति है उसको ये भूल गए कि जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं, उनको कलेक्ट करने की भी विधि बनाई गई। तभी आपको याद होगा कि बचपन में जब हम जाते थे शिवालय तो नॉर्थ में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हम क्रॉस नहीं करते थे। जो निर्माल्य निकलने की जो जगह होती है उसको इतना पवित्र माना जाता है कि वहाँ क्रॉस नहीं किया जाता है। वहीं से वापस 3/4 चक्कर लेके हमें पूरी परिक्रमा भी नहीं करते हैं, 3/4 ही करते हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये है कि जो हम निर्मालय जो बन के निकल रहा है हमारे अभिषेक करने के बाद, वो इतना कीमती है कि उससे संपूर्ण विश्व का सुधार किया जा सकता है। पर अभी ये नाली में जा रहा है, ज़्यादातर सब मंदिरों में। तो अब इसको गलत साबित करने का समय आ गया है, जो लोग इसको मानते हैं कि ये वेस्ट है, इसको हम सबको मिलके इसको बचाना है और इससे अपनी धरती को, अपने पूरे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। जी। तो हम भगवान शिव के बारे में बात करते हैं। भगवान शिव को करुणावतारम कहा जाता है ना? तो करुणा वो हर एक पे करुणा करते हैं, वो भोलेनाथ है। वो छोटे से छोटे जीव की भी उनको चिंता रहती है। तो और वो पशुपतिनाथ भी हैं। तो इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है? एज़ अ वैदिक एनवायरमेंटलिस्ट मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं समझूँ अपने जो हमारे कल्चर को, इतना जो रिच कल्चर है उसकी गहन साइंस तक जाके उसका मीनिंग निकालूँ। तो ये पता चला कि पार्वती माँ का नाम जो है उसका अर्थ है प्रकृति। तो शिव और शक्ति कहते हैं ना हम, तो शिव जी पूरी प्रकृति की बहुत-बहुत संरक्षणा करते हैं। तो इनफैक्ट मेरा नाम शिवाली का भी अर्थ जब मुझे पता चला कि प्रकृति ही होता है, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं भी प्रकृति माँ पार्वती के लिए काम करूँ। और जो नंदी उनका वाहन है, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
मंदिर में हम देखते हैं नंदी एक मूर्ति के रूप में स्थित है, हर शिवलिंग के सामने। लेकिन उसका रियल सिग्निफिकेंस है कि अगर हम उसका गोबर, गोमूत्र को यूज़ करके पंचगव्य बनाएँ और उस नंदी को एक असली रियल नंदी को हम जब मंदिर में रखते थे पहले, तो उससे जो पूरा गाँव होता था, उसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट होती थी। उसका वो क्योंकि वो बीज धारण करता है, ही इज़ द फादर। अगर गाय को हम मदर से कंपेयर करते हैं, तो नंदी को फादर से कंपेयर करते हैं। तो एक अच्छा नंदी होने से ही हमारी ब्रीड इम्प्रूव हो सकती है। अनफॉर्च्युनेटली हमने अपने नंदियों को बहुत निग्लेक्ट किया बहुत लंबे समय तक। वो चाहे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण हो, चाहे आज की भी कुछ ब्रीडिंग पॉलिसीज़ कई स्टेट्स में काफ़ी खराब हैं। तो उसके चलते हमने बहुत निग्लेक्ट कर दिया अपनी सारी देसी गायों की ब्रीड्स को। और आपको मालूम ही है कि लास्ट सेंसस के हिसाब से 23 ब्रीड्स ऑफ देसी काउज हैव डिक्लाइंड। और कुछ-कुछ ब्रीड्स तो मतलब खरियर जैसी ब्रीड्स तो 94% उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है सिर्फ पिछले 5 सालों में। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। लेकिन हम हर वक़्त गवर्नमेंट से अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर हमें सच में कोई परिवर्तन लाना है, तो हमें अपनी संस्कृति, जो कि अपने आप में संपूर्ण है, हमें अपने मंदिरों को एक केंद्र बनाना होगा। एजुकेशन का केंद्र, एग्रीकल्चर का केंद्र, आर्ट, कल्चर, हर चीज़ का केंद्र। सिर्फ़ पूजा तक उसको सीमित ना रखें। उसको पूरा एक कम्युनिटी सेंटर की तरह, जहाँ सब लोग मिल के अपनी गायों को बचा सकें, कुछ सीख सकें, अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें, एक वो हमें एक बहुत सुंदर प्लेटफ़ॉर्म देता है। और जब हम प्रतीकात्मक रूप में नंदी को देखते हैं मंदिरों में, तो उसका अर्थ है कि हमें एक असली रियल नंदी भी वहाँ पे लाना चाहिए। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कर्नाटका में एक टेकी ने गौशाला अपनी स्टार्ट की, डेयरी बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो पहला उनका मेल काफ हुआ, उसको वो बैंगलोर से लेके धर्मस्थला तक वॉक करके, मतलब ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर का डिस्टेंस वो चल के नंदी का दान करने के लिए गए। ये हमारी बहुत पुरातन संस्कृति का हिस्सा ही है। मैं जो भी बोल रही हूँ इसमें नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ उसको रीडिस्कवर किया है मैंने। कि हमें बेस्ट ऑफ नंदीज़ जो ज़्यादा अच्छे जिनका जीनोटाइप हो, फिनोटाइप हो, हर चीज़ का ध्यान रख के ऐसे नंदी हमें मंदिर में पहुँचाने हैं, ताकि उस एरिया के सारे ब्रीड्स की भी डेवलपमेंट हो। तो भगवान शिव से और उनकी पूरी फैमिली से हमको यही सीखने को मिलता है कि जो हम वो करुणावतारम है कि अपना सारा जो हम चढ़ा रहे हैं उन पे, वो एक्सेप्ट करते हैं। और हम देखेंगे आगे कि कई श्लोकों में भी मेंशन किया गया है कि उस निर्माल्य का क्या करना है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो टेम्पल पंचगव्य जो प्रोजेक्ट है, पं वो निर्माल्य को खजाने में परिवर्तित करता है। अब आप देखिए हम क्या-क्या चढ़ाते हैं। हम दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, नारियल पानी भी चढ़ाते हैं, प्लेन पानी भी चढ़ाते हैं अपने शिवलिंग पे और हनी चढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें ही एक्चुअली पंचगव्य का इंग्रीडिएंट है। उसके साथ-साथ गोबर और गोमूत्र की आवश्यकता होती है, जो कि ऑलरेडी हमें नंदी से या अगर कोई गौशाला जुड़ी हुई है, तो उससे मिल सकता है। तो हम ऐसे मंदिर में पंचगव्य बनाने की ये स्कीम है। जी। जी, इन सबको हमें जमा करना रहता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि निर्जीव मिट्टी को कैसे बचाया जाए। तो हमें जो निर्मालय होता है, उसको हमें कहा जाता है कि एक बहुत ही विशेष व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। ऐसे आप किसी को निर्माल्य नहीं दे सकते हैं। तो अब हमें सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कौन है? हमारी मिट्टी, हमारी भूमाता ही सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है उस निर्माल्य को। हमें केवल एक फैसिलिटेटर का रोल निभाना है। तो हमें वहाँ से कलेक्ट करके उसको पंचगव्य में
चेंज करके हमें अपनी मिट्टी को बचाने की ये कोशिश है। तो जो हम देखते हैं कि पत्थर के नंदी होते हैं मंदिर में, उनको जगाने की अब ज़रूरत आ गई है और उनसे गोबर और गोमूत्र कलेक्ट करके हम तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मानदंडों के आधार पर जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने तैयार किया है, उसके अनुसार हम निर्मालय को गोबर और गोमूत्र के साथ मिला के पंचगव्य तैयार करते हैं, जिससे हमारी निर्जीव मिट्टी सजीव मिट्टी में परिवर्तित हो सकती है। जी। तो इस मॉडल को मैं कहती हूँ कि ये मॉडल ऑफ इनफाइनाइट रिटर्न्स है। ना केवल हमारे मंदिरों के लिए बल्कि हमारे प्रकृति और हमारे समाज के लिए। जी, मॉडल ऑफ इनफाइनाइट रिटर्न क्योंकि एक सिंगल अभिषेक से जो कि हम तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से अगर करें, तो उसको उससे हम 2 एकड़ खेत या 10,000 पौधों को पोषण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत-बहुत पोटेंशियल है कि हमारी बहुत सारे किसानों को इससे फ़ायदा हो सकता है और कलेक्टिवली हर स्टेट में इतने मंदिर हैं, इतने किसान हैं, सबको ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड मॉडल में पहुँचाया जा सकता है। जी। अब देखिए पंचगव्य की खाद बहुत ही मतलब हम कहें तो स्पिरिचुअली भी उसके मेंशन किया जाता है स्क्रिप्चर्स में हमारे पुराने शास्त्रों में और आधुनिक जो साइंटिफिक टेस्टिंग है रिसर्च है उसके हिसाब से भी ये एक प्रूवन फॉर्मूला है तो ये इसको हम सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक ऑर्गेनिक कहें उसको या प्राकृतिक फार्म इनपुट है इनफैक्ट कई स्टडीज के हिसाब से उन्होंने कंपैरिजन किया फार्म यार्ड मैन्योर का और जीवामृत का और वर्मी कंपोस्ट का और हमारी पंचगव्य का तो इन सब की तुलना में पंचगव्य में अधिक सबसे अधिक पोषक तत्व होते हैं तो ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी उनसे भी अच्छा काम करती है। जी। और उसके बाद देखें तो कई स्टडीज़ हुई जिनके हिसाब से जो बैक जाइए प्लीज़। जो हमारे जिसको जर्मिनेशन रेट बोलते हैं, है ना? जर्मिनेशन परसेंटेज बोलते हैं। तो जब हम बीजों को इसमें भिगो के रखते हैं पंचगव्य के 3% सॉल्यूशन में, तो उनमें अंकुरण बहुत बढ़ जाता है और वे जब हम उनको खेत में डालते हैं तो कोई बीमारी भी नहीं आती है, ये करने की वजह से। बाकी जो देसी गाय के पंचगव्य होते हैं उससे आयरन, जिंक और बाकी सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो भी बहुत मात्रा में अवेलेबल हो जाते हैं और जल की हम बात करें तो पंचगव्य यूज करने से मिट्टी को 30% कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि पंचगव्य में घी रहता है तो घी जब मतलब मिट्टी पे पड़ता है उसको हम सिंचाई करते हैं पानी के साथ तो एक पतली लेयर बना देता है वो मिट्टी पे जिससे इवेपोरेशन कम होता है और मिट्टी में पानी नमी बनी रहती है और इससे और भी बहुत तरीके के सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं हमारी मिट्टी में जो पत्ते होते हैं वो बड़े पत्ते आते हैं जड़ों का जो नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और जो सबसे बड़ी बात है इसकी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से कि जब हम केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाते हैं तो यूजुअली यील्ड कम होती है देखा जाता है कि जो उत्पाद होता है वो कम आता है लेकिन पंचगव्य यूज करने से वो यील्ड की कमी पहले साल से ही नहीं आती है तो ये सब पॉइंट्स एक ब्रीफ में मैंने आपको बताया पंचगव्य के बारे में जी ये कुछ केमिकल एनालिसिस है जिसमें आप देख सकते हैं कि सॉइल में हम सिर्फ केमिस्ट्री को स्टडी नहीं करना चाहिए सॉइल की बायोलॉजी पे भी ध्यान देना चाहिए तो आप देखें तो एनपीके वगैरह है इसमें
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी हैं इसमें, सोडियम, कैल्शियम वगैरह, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन हुआ। इसके साथ साथ जो माइक्रोबियल लोड होता है, बैक्टीरियल लोड और फंगस, ये सारी चीजें हमारे सॉइल की आधारशिला है, इन्हीं के बेसिस पे सॉइल अलाइव रहती है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पंचगव्य में पाई जाती हैं। ये जीसीएमएस एनालिसिस के हिसाब से उन्होंने पूरा उसका डिटेल्स दिया है। जी। अब हम बात करते हैं साइंस के बाद कुछ शास्त्रीय संदर्भों की, कि जो जो क्लियरली बताते हैं कि हमें मंदिर में पंचगव्य बनाना चाहिए। अब आप देखिए, शिव पुराण में और मत्स्य पुराण में क्लियरली लिखा है कि पंचगव्य के साथ ही हमें पार्वतीपति महादेव की नियमित पूजा करनी चाहिए। हाँ, तो मंदिरों में आजकल हम सिर्फ दूध, दही, घी वगैरह चढ़ा रहे हैं, गोबर गोमूत्र भूल गए हैं, तो उसको वापस लेके आएंगे जब नंदी को, तो ये भी परंपरा अच्छे से शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अग्नि पुराण में भी मेंशन है कि जगत माता पार्वती और भगवान महादेव का पंचगव्य अर्पण करना चाहिए, और पंचगव्य प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। तो आप सोचिए, ये भी उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि आपको पंचगव्य बनाना भी है और उसको बांटना भी है। इसको सौभाग्य व्रत और मूल गौरी व्रत कहा जाता है। हमारे ऋग्वेद में और मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि नारायण की पूजा, मतलब सिर्फ महादेव की नहीं बल्कि नारायण की पूजा करने से पहले भी हमें पंचगव्य से स्नान करना चाहिए। तो अगर हम पंचगव्य मंदिरों से पाते हैं तो उसका एक ढक्कन अपनी बकेट में डाल के उससे जब हम स्नान करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा ऑरा भी बढ़ता है, और बहुत ज्यादा हमारे ओज आता है हमारे कुछ भी काम करने में। पाशुप्रत व्रत कहा गया है इसको। और भगवत पुराण में इसको भगवान नारायण की पत्नी जब प्रकट हुई थी हमारी समुद्र मंथन के समय, तो जो वहाँ सप्तऋषि थे उन्होंने उनकी जो डेटी थी आइडल के रूप में, उनका भी अभिषेक पंचगव्य के साथ किया था। तो जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज मानी जाती है वही वही 5 चीजों का कॉम्बिनेशन, यानी कि पंचगव्य जो हमें गाय से मिलता है उससे की जाती है। अग्नि पुराण में भी ऐसे ही मेंशन्ड है कि हमें भगवान श्री महादेव के मंदिर को स्थापित करने से पहले हमें वहां पे गोबर और गोमूत्र के साथ लिपाई स्नान कराना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें एक जीवित नंदी की जरूरत होती है हर मंदिर में, और बाकी भी कई रेफरेंसेस हैं। तो इसमें मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि देखिए, हम भगवान को क्या हमें देना चाहिए, जो सबसे अच्छी चीज है वो हमारे भगवान को चढ़ाई जानी चाहिए, है ना, ये कहा जाता है। और उससे क्या होता है कि हमें ही उसका जब प्रसाद के रूप में हम पाते हैं उसको, तो उससे हमारा ही भला हो जाता है ना। तो इसलिए जो हम चढ़ा रहे हैं दूध वगैरह, उसकी क्वालिटी देखना बहुत जरूरी है। हमेशा कहा जाता है कि रॉ मिल्क, कच्चा दूध चढ़ाया जाना चाहिए। रॉ मिल्क, कर्ड, ये सारी चीजें की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी, तो उसका ध्यान रखें कि देसी गाय का उपयोग हो और ये अहिंसक तरीके से ये सारे लिए जाने चाहिए प्रोडक्ट्स। जी, आगे बढ़ते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं अपने सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए कहूंगी, क्योंकि इसका काफी ज्यादा हमारा इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा है। पंचगव्य की खाद हमारी करीब 150 रुपए से 450 500 रुपए पर लीटर तक भी बिकती है मार्केट में। तो यही चीज अगर मंदिरों में बनना शुरू हो जाएगी तो लगभग एक अभिषेक से 40 लीटर खाद बनती है, जिससे
मंदिरों को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अब ये टोटली मंदिर के ऊपर है कि वो बेचना चाहते हैं इसको या इसको दान के रूप में देना चाहते हैं। कुछ लोग जो अभिषेक करते हैं, वो लोग भी इसको आगे दान के रूप में दे सकते हैं। तो ये कंप्लीटली हमारी तरफ से ये फ्री ट्रेनिंग है, फ्री मॉडल है, लेकिन जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको इसका काफ़ी मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है। जी। ये हमारी सेवा के रूप में है मंदिरों के लिए कि जब हम अभिषेक की प्रणाली समझने के बाद प्रत्येक मंदिर में अलग-अलग जो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद हम तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से निर्मालय को पंचगव्य में बदलने की प्रशिक्षण देते हैं और देसी नंदी भी मंदिर में आए, उसके लिए जितना हो सकता है मदद करते हैं। और जैव विविधता के लिए ये बहुत ज़्यादा कीमती है। और जब हम मंदिर में पंचगव्य बनना शुरू हो जाता है, तो उसकी वैज्ञानिक परीक्षण करवाने में भी सहायता करते हैं और रिसाइक्ल्ड बॉटल्स में पंचगव्य को पैकिंग करने के लिए उसका लेबल रेडी करने में भी पूरी मदद करते हैं और वॉलंटियर्स जुड़ के जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको पूरा प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे यूज करना है, वो पूरा ट्रेनिंग हम देते हैं और जो मंदिर जुड़ते हैं इस प्रोग्राम के साथ उनको हमारी वेबसाइट पे फीचर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी इस जो पहल है, इको पॉजिटिव जो पहल है उसके बारे में हम मैक्सिमम मीडिया के थ्रू इसको आगे तक पहुंचाएं। तो ये कुछ जानकारी लेबल पे रहती है। जी, आगे। जी, तो ये वितरण हम काफ़ी समय से देसी काउज़ फॉर बेटर इंडिया में पंचगव्य बना के लोगों को दे रहे हैं। इस पे जीएसटी भी नहीं होता है, तो जो लोग भी इसमें आगे आना चाहते हैं, मंदिर बेचना चाहते हैं, तो उनको कोई टैक्सेशन का कोई हेडेक नहीं होता है, कुछ मेंटेन नहीं करने होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो काफ़ी सिंपल तरीका है। जी, आगे। जी, आगे। जी, तो ये भगवद गीता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है 3rd चैप्टर में 11th श्लोक। तो इन इस श्लोक का अर्थ है कि जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे देवता प्रसन्न होते हैं और अगर मनुष्य और देवताओं के बीच में सहयोग हो जाए, तो ये सभी के लिए समृद्धि का कारण बनेगा। तो हमारा प्रोजेक्ट भी इसी मूल श्लोक पे आधारित है कि जो हम चढ़ा रहे हैं देवता को, उससे देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, बल्कि अगर मंदिर एक सहयोग करे इन दोनों को, मनुष्यों को और देवता को अर्पण किए गए निर्माल्य को पंचगव्य बनाने में, तो इससे सभी के लिए बहुत ज़्यादा समृद्धि आ सकती है। जी, आगे। ये 2-3 कंडीशंस है कि कौन से मंदिर में हम टेम्पल पंचगव्य लागू कर सकते हैं। एक तो अभिषेक हमारे पुजारी के द्वारा किए जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ़ॉर्मूले हैं उनके हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स की जा सकती है, लेकिन फ्री हैंड एक थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर सिर्फ़ दूध ही चढ़ रहा है और दही बहुत कम चढ़ रहा है, तो ऐसे डिसबैलेंस ना हो उसके लिए एक अभिषेक जो करें वो पुजारी के सुपरविजन में होना चाहिए और मंदिर के साथ एक गौशाला या नंदी जुड़े होने चाहिए ताकि हम पंचगव्य बनाना कैसे वो बता सके और कोई ना कोई टीम होनी चाहिए जो कि ये सीख सके और इसको आगे बढ़ा सके ताकि सबका ही फायदा हो इससे। जी, आगे। तो ये हमारी वेबसाइट है templepanchagavya.com और देसी काउज़ फॉर बेटर इंडिया ट्रस्ट अभी तक इसको सपोर्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट को। और अगर आप काउइज़्म मीडिया जो हमारा चैनल है काउइज़्म ऑफिशियल यूट्यूब पे, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी टेम्पल पंचगव्य के बारे में। और इस वेबसाइट पे अगर आप वॉलंटियर करना चाहें, मेंबर बनना चाहें, इंटर्नशिप करना चाहें, पूरा निःशुल्क सब अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और इसको
अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं। जी। जी, ये अपेंडिक्स बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं ऑलरेडी। मैं आपको 2 मिनट में ग्लैंस थ्रू करा देती हूँ कि पंचगव्य के लगाने से किस-किस क्रॉप में कैसे-कैसे वृद्धि हुई है। जी, तो ये ग्राउंडनट में देखा हमने कि पीएच काफ़ी कम हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन 50% बढ़ गया और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए। पॉड के जो यील्ड था, बायोलॉजिकल यील्ड था, वो सब बढ़ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये क्लस्टर बीन की स्टडी थी। उन्होंने काफ़ी सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक मैन्योर्स का कंपैरिजन किया तो पाया कि पंचगव्य की सॉइल ट्रीटमेंट बेस्ट थी और जर्मिनेशन भी इसमें बेस्ट मिला जब हम पंचगव्य का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट। पिजन पी में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने माइक्रोबियल लाइफ और पूरा स्टडी किया तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए गए पंचगव्य में और डिहाइड्रोजनेस एक्टिविटी जो होती है जिसमें हमें मिट्टी को जब हम स्मेल करते हैं तो जो सौंधी-सौंधी महक आती है, वो पंचगव्य से जो ट्रीटेड मिट्टी थी उसमें सबसे ज़्यादा आया, सबसे ज़्यादा कार्बन भी पंचगव्य वाली मिट्टी में ही मिला। नेक्स्ट। सोयाबीन में भी हमने देखा कि प्रेफरेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा पंचगव्य में हुआ और जो डिज़ीज़ होती है सोयाबीन की ग्लाइसिन मैक्स, उसमें सबसे ज़्यादा कमी आई पंचगव्य यूज़ करने के लिए और ये कोई अचंभा की बात नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि पंचगव्य प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। जब इम्यूनिटी अच्छी आएगी तो डिज़ीज़ अपने आप कम हो जाएगी और वही प्रिंसिपल हमारी हेल्थ पे भी काम करता है। तो पंचगव्य का उगाया हुआ देसी गौ आधारित कृषि जब हम उसका खाना खाते हैं तो हमारी भी हेल्थ बेहतर होती है। नेक्स्ट। ब्लैक ग्राम में भी हम देखें तो यील्ड एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे थे एज कंपेयर टू एनी अदर। नेक्स्ट। जिसको उड़द भी बोलते हैं। चिकपी मतलब चना, इसमें भी यील्ड बहुत ज़्यादा थी, करीब-करीब 2 गुना ज़्यादा यील्ड थी, पॉड्स ज़्यादा थे, हर तरीके से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसमें उन्होंने 1/3 वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया था, 1/3 ग्लाइसरीडिया लीफ मैन्योर यूज़ किया था और 1/3 फोलियर स्प्रे पंचगव्य एट द रेट 3% यूज़ किया था। नेक्स्ट। फिर से डिजीज़ेज़ की बहुत ज़्यादा कंट्रोल इसमें क्षमता है। आपको एडिशनल पेस्ट कंट्रोल बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वायरल कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो गया। जैसे हमने सनहेम्प में देखा तो जो मोज़ेक वायरस होता है वो काफ़ी कम था इसमें। जी। राइस के भी तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं, तो ये 3 मैंने स्टडीज़ कोट की है यहाँ पे, कि ग्रॉस रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हर तरीके के पैरामीटर्स, चाहे वो लेंथ हो, प्लांट की हाइट हो, शूट्स की और नंबर ऑफ ग्रेन्स हो, हर चीज़ में बहुत अच्छा काम करता है और जो डिज़ीज़ भी थी उसमें सबसे कम हुई और जर्मिनेशन रेट भी सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट। व्हीट में भी बहुत सारी स्टडीज़ अवेलेबल हैं। तो व्हीट में पंचगव्य की सीड जर्मिनेशन और विगर स्टडी किया, वो भी बहुत अच्छा था और प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट। लीफी वेजिटेबल्स में देखा जाए तो आज हम देखते हैं कि विटामिन डी, बी12 की कमी होने की वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो गोबर में सबसे ज़्यादा मिलता है और पंचगव्य के थ्रू हमारे को ग्रीन वेजिटेबल्स के थ्रू पहुँच सकता है। नेक्स्ट। मैंगो में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये तो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एक मैंगो का पेड़ पूरी तरह मरने के कगार पे था। तो जो पंचगव्य का रेसिड्यू होता है, सिर्फ़ वो उन्होंने स्प्रे कर दिया मतलब कवर कर दिया ट्रंक के पास और वो पूरा पेड़ रिवाइव हो गया। जी। टर्मरिक में भी हम देखते हैं करक्यूमिन कंटेंट बहुत बढ़ जाता है और 22% की जो ग्रोथ है फिंगर्स की जो लेंथ में वो भी हमने ऑब्जर्व की है इस स्टडी के हिसाब से।
नेक्स्ट। तो ये सारे बेनिफिट्स अल्टीमेटली हमें हमारी अच्छी हेल्थ में मिल जाते हैं। हमारी जो भी आजकल हम देखते हैं सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत पड़ रही है, कोई बोल रहा है बाल अच्छे नहीं है तो बायोटिन खाओ, ये अच्छा नहीं है तो ये खाओ। उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी मिट्टी अच्छी है, हमारा खाना अच्छा है तो हम हर तरीके से हमारी हेल्थ भी अच्छी है। बल्कि कुछ लोग तो पंचगव्य को एज़ अ मेडिसिन भी लेते हैं क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा मेंशन है। जी, नेक्स्ट। हाँ जी मैम, आपने हेलो। जी। हाँ जी। हाँ जी मैम, आपने पूरा पीपीटी से आपने अपना प्रोजेक्ट समझाया। मैम, आपने बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में तो बताया, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है? मतलब कैसे आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है अगर इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन उन्हें करवाना हो तो? जी, जी, जी। देखिए, हाँ, हाँ। तो टेम्पल का एग्ज़ीक्यूशन हम सबको मिलके करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे या मेरी टीम को ही एग्ज़ीक्यूशन करना है, ये सबका प्रोजेक्ट है। तो सबको अपने पास के मंदिर में जाना है, मंदिर के पंडित जी से बात करनी है, पूछना है कि क्या विधि फॉलो हो रही है, क्या-क्या चढ़ावा आता है और उसकी पूरी ट्रेनिंग फिर आप हमसे लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट कि कैसे हम टेम्पल बाय टेम्पल, केस बाय केस हम कैसे जो हमारा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो मापदंड है, उसको फॉलो करते हुए हम हर मंदिर में पंचगव्य कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वो सबसे आसान तरीका है www.templepanchagavya.com। उसमें एक मेंबरशिप फॉर्म है, उसको भर दीजिए तो आप हमारे टीम में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद वैसे तो काफ़ी वीडियोस हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एनीवेज है, लेकिन अगर आपको मुझसे बात करनी है या हमारी जो टीम में बहुत ऊंचे साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं, केवीके के हेड हैं हमारे कोर टीम में डॉक्टर लोगानंद एक्सेट्रा, तो हमारी हर हफ्ते मीटिंग होती है। आप उसका हिस्सा बनिए। आप जिस तरीके से चाहिए, मतलब हम आपको सपोर्ट करने के लिए है। काम हम सबको खुद अपने पास के मंदिर में करने की आवश्यकता है। जी, ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है। जी मैम। हमारे दर्शक मित्र जो आपको देख रहे हैं उनको आपने अपना प्रोजेक्ट समझाया। अंत में आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी। देखिए, हम बोलते हैं कि गौ में सारे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो उसका जो असली अर्थ है वो समझने का समय आ गया है। जब हम उनके पाँव देखते हैं तो वहां पे होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का अनुसरण हम कैसे करें और धर्म क्या है? एक गाय का धर्म भगवान ने बनाया कि वो चले, तभी उसके पैर में, सबसे पीछे वाले पैर में धर्म का वास दिया। तो गाय को उसका धर्म करने दें। और 1 घंटे का समय शायद खत्म होने वाला है, इसलिए। कोई बात नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ये चलेगा। आप अपना कंटिन्यू कीजिए वक्तव्य, आप दीजिए। जी। तो धर्म, अगर हम गाय को उसका धर्म करने देते हैं जो कि ग्रेजिंग है, तो हमें अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। अर्थ जिसको बोले टू ट्रू प्रॉस्पेरिटी। ट्रू प्रॉस्पेरिटी किस चीज में है? कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छे वायु मिले, अच्छा पानी मिले और हम अपने जो गोल्स है लाइफ के उनको अचीव कर सके, जो हमारी कामनाएं हैं उनको पूरी कर सके। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम अपना धर्म निभाएंगे। वो क्या है? गाय को अपना धर्म करने दे, हर प्राणी को अपना धर्म करने दे। और अंत में मोक्ष की प्राप्ति, जो मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो भी गाय के पैर में सबसे आगे पाया जाता है। तभी हम जब उसकी वंदना करते हैं तो हम उनसे मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। लेकिन वो कैसे? जब तक धर्म, अर्थ, काम पे नहीं चलेंगे तो मोक्ष की भी नहीं होगी। और हर समय हमें मतलब अपने जो संस्कृति है उसको समझते हुए, गो का रक्षा करते हुए, और रक्षा जब हम बोलते हैं तो गो की रक्षा मतलब जानवर, जंगली जानवर से रक्षा नहीं करनी। हमें अपने जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है उससे उसकी रक्षा करनी है।
तो जो हम दूध लें उसको जाँच-पड़ताल करके लें कि वो जो गाय जो दूध दे रही है उसको उसके बछड़े को इनफ दूध मिल रहा है, उस गाय की हेल्थ कैसी है, वो चल रही है या नहीं। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों का हर जना अगर ध्यान रखेगा, तो हमारी पूरी सृष्टि बहुत अच्छे से हम सब आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा मैसेज है। जी मैम, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि छोटी-छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो भी बहुत कुछ हम सृष्टि में चेंज कर सकते हैं और अभी हम पर्यावरण जो है और हमारी जीवदया जो करके हमारे जो गौ माता ने जो स्थान छोड़ दिया था, मतलब उनका जो स्थान है, वो हमारे भारत देश में छूट चुका है कहीं न कहीं, तो वो हम वापस प्राप्त कर सकेंगे। मैम, करुणा टॉक्स में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका पंचगव्य प्रोजेक्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, आपकी पूरी आपकी टीम का पूरी टीम का अभिनंदन है। अभिनंदन। धन्यवाद।